हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आज हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो एक एक टॉपिक को लेकर के हम लोग इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, जिसमें मेनली आज हम लोग बात करेंगे डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, है ना। इसके बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग बहुत ही फेमस वर्नर थ्योरी भी देखेंगे कि वर्नर की क्या थियरी थी। ठीक है। तो मेनली ये दो चीज़ हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये डबल सॉल्ट क्या होता है। ठीक है। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो ये एक एक करके दोनों के बारे में देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों, जो डबल सॉल्ट होता है, double salt is basically nothing. It is basically the compounds that are formed when stoichiometric amounts of two or more stable compounds join together. ओके। तो जो मैंने बात बोली है उसको हम लोग सिंपल एक एग्जांपल से लेकर के समझते हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी एक कंपाउंड ले, जैसे KCl, है ना। एक और अगर मैं कंपाउंड लूँ जैसे MgCl2, और एक और फॉर एग्जांपल मैं वाटर मॉलिक्यूल ले लेता हूँ 6 टाइम्स ऑफ H2O, समथिंग लाइक दैट। तो अगर जब आप KCl MgCl2 और फिर ये जो मैंने 6 मोल्स वाटर लिए इनको जब आप रिएक्ट करवाओगे तो ये देंगे, ये क्या देंगे, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। ठीक है। तो ये जब आप इन तीनों को रिएक्ट कराओगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलने जा रहा है। ठीक है। और इसमें आप देख रहे होगे कि एक पर्टिकुलर, जैसे कि KCl एक अलग कंपाउंड है, MgCl2 एक अलग कंपाउंड है और H2O एक अपना एक अलग कंपाउंड है। ये तीनों को मिला करके ये आपको मिला। ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट। एक से ज़्यादा सॉल्ट मिल रहा है ना आपको, क्योंकि जब आप इसको पानी में आयोनाइज करवाओगे, आई मीन जब पानी में जब आप इसको डिज़ोल्व करोगे तो ये अलग अलग आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है। कई तरह के आपको, तो इसलिए बोलते हैं हम लोग इसको डबल सॉल्ट। ओके। वाई इट इज कॉल्ड एज मेनली डबल सॉल्ट, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग दो सॉल्ट का यूज किए हैं, वन इज KCl एंड अदर वन इज MgCl2। तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्नालाइट। बहुत ही फेमस है डबल सॉल्ट ये, कार्नालाइट। ठीक है। तो KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O क्या बोलते हैं, कार्नालाइट बोलते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। जैसे एक और एग्जांपल है आपका K2SO4 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 24H2O। तो जब आप इन तीनों को मिलाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम एलम। क्या बोलते हैं, पोटेशियम एलम। तो ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 4 एग्जांपल्स मैं कराऊंगा, ये दूसरा एग्जांपल था। और ये सब अक्सर कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि आइडेंटिफाई विच आर द डबल सॉल्ट्स। तो ये सब सॉल्ट्स के बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं CuSO4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ NH3 प्लस H2O। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कॉपर सल्फेट लिया है और 4 मोल अमोनिया और 1 मोल वाटर। तो इन तीनों को जब आप कंबाइन करोगे, रिएक्ट करवाओगे तो क्या मिलेगा, CuSO4 डॉट 4NH3 डॉट H2O। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड को क्या बोलेंगे, तो देखिए यहाँ पे कैसे मैं नेमिंग कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए। हालांकि हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में IUPAC भी देखेंगे कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स का IUPAC लिखा जाता है। ठीक है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा इसको नेमिंग करने का कोशिश करें यहाँ पे। तो ज़रा देखिए ध्यान से, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 मोल मैंने NH3 लिया है। ठीक है। तो 4 के लिए वर्ड हम लोग इस्तेमाल करेंगे टेट्रा। ठीक है। और चूंकि NH3 क्या है, अमीन, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे अमीन। ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग ये आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉपर। और कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो चूंकि आपको पता है कि जब आप CuSO4 को पानी में डिज़ोल्व करोगे तो Cu
2+ और SO4-2 में डिसोसिएट हो जाएगा। सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऑब्वियस सी बात है जब CuSO4 को जब आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो SO4-2 और Cu2+ में आ जाएगा। तो यानी कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है, 2 है। या फिर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको नहीं आ रहा है निकालने, तो आप निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाला जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो CuSO4 में कॉपर का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जो सल्फेट होता है वो एक सल्फेट जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन 2 चार्ज कैरी करता है, ठीक है। तो आपको इसका नहीं पता है, तो इसको आप x मान लो, तो ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो x प्लस, है ना, SO4 एक ही है तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 टाइम्स, और SO4 कितना मैंने बोला इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज है इसके ऊपर, 2 चार्ज, तो यहाँ पे -2 कर दो, विच इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि इस ओवरऑल कॉपर सल्फेट पे तो, क्योंकि ओवरऑल कॉपर सल्फेट तो न्यूट्रल है, तो इसको इक्वेट कर दो। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, x - 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो आप निकाल भी सकते हो यहाँ पे, हालांकि ये बहुत ही आसान था, आप आसानी से देख के भी बता सकते थे। तो कॉपर 2 एंड देन यू विल राइट हियर सल्फेट, कॉपर 2 एंड देन सल्फेट। और यहाँ पे आप देख सकते हो H2O भी लिखा हुआ है, और H2O कितना टाइम्स है, तो सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो 1 के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम लोग, मोनो, और H2O क्या बोल देंगे यहाँ पे, हाइड्रेट, हाइड्रेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेट्राअमीन कॉपर 2 सल्फेट मोनोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका, एक तरीके का डबल सॉल्ट है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, FeCN2 + 4 टाइम्स ऑफ KCN, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या आपको प्रोडक्ट देगा, ये आपको प्रोडक्ट देगा FeCN2.4 KCN, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे टोटल KCN की अगर हम बात करें, CN मतलब साइनाइड और K मतलब पोटेशियम, मतलब पोटेशियम साइनाइड, तो कितने पोटेशियम साइनाइड है, 4 मोल। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, पोटेशियम, पोटेशियम और पोटेशियम एंड देन FeCN2 है, तो ये इसको लिखेंगे हम लोग फेरो साइनाइड, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम फेरो साइनाइड, या फिर आप हाँ नहीं, इसको यही बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो ये 4 एग्जाम्पल है, बट मोस्टली आपको कार्नालाइट और पोटेश वाला दोनों इंपॉर्टेंट है, ये तो पता होना ही चाहिए। 3rd और 4th को आप नहीं भी याद रहता है तो कोई उतना घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपके डबल सॉल्ट। तो बेसिकली अगर हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें कि डबल सॉल्ट होता क्या है, तो उसको हम लोग ऐसे बता सकते हैं, हालांकि मैंने ऊपर बोला भी था सबसे स्टार्टिंग में कि डबल सॉल्ट वैसे सॉल्ट को बोलते हैं जो पानी में अगर डिज़ोल्व करे तो वो अलग अलग आयंस में डिसोसिएट हो जाए, है ना, मतलब कि अपनी आइडेंटिटी को खो दे। अब थोड़ा देर के लिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नहीं बोलेंगे, इस पर्टिकुलर कंपाउंड को अगर हम पानी में है तो डबल सॉल्ट, तो बोल देते हैं डबल सॉल्ट। तो इसे अगर आप पानी में आप डिजोल्व करोगे तो पता चलेगा आपको K+ मिल रहा है, Cl- मिल रहा है, Mg+2 मिल रहा है, Cl2 मोल्स ऑफ Cl- मिल रहा है। मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे बेसिकली कि यहाँ पे आपको जैसे ही पानी में इसको डिजोल्व कर रहे हो तो अलग अलग आयंस में डिसोसिएट हो जा रहा है, मतलब ये अपना आइडेंटिटी जो है वो खो दे रहा है। पहले ये एक डबल सॉल्ट हुआ करता था, है ना, लेकिन पानी में डिजोल्व होने के बाद अलग अलग आयंस में ये बढ़ जा रहे हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, ये अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी को खो दे रहे हैं, ठीक है। तो यही है डबल सॉल्ट। तो आइए इसको लिख लेते हैं, व्हाट इज डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट इज नथिंग बट दोज विच लॉस देयर आइडेंटिटी, दोज विच लॉस देयर आइडेंटिटी, मतलब अपनी पहचान को खो बैठते हैं। कब, जब उसको सॉल्यूशन में डाला जाता है तब। तो कोई भी वैसा कंपाउंड जिसको अगर पानी में डालने के बाद वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सवाल उठता है कि सर कॉम्प्लेक्स क्या होता है। डबल सॉल्ट तो चलिए पानी में डालने के बाद डिसोसिएट हो जा रहा है, तो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स किसको बोलेंगे। तो इसका उल्टा जो सख्त होगा, पानी में डालने के बाद भी अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोएगा, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, दोज
विच रिटेन मतलब कि पहले जैसा था पानी में जाने के बाद भी वैसा ही रहेगा, ये नहीं कि बदल गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटेन। सो दोज विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन में डालने के बाद भी, है ना, अपने ओरिजिनल रूप को बरकरार रखे, सीधी सी बात है, तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपल भाषा में एक बार और मैं बता दे रहा हूँ कि डबल सॉल्ट क्या होता है। जैसे कि कार्नालाइट वाला एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया आपको KCl MgCl2 और 6H2O को जब आपस में कंबाइन करोगे तो आपको KCl.MgCl2.6H2O मिलेगा, जिसको कार्नालाइट बोलते हैं। लेकिन जब आप इसको डिजॉल्व करोगे वाटर में, ठीक है, तो ये K+, Mg2+, है ना, Cl-, ये सब में आप बढ़ जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से आप पोटेश आलम की बात करो तो जब पानी में आप इसको डिज़ोल्व करोगे तो आपका यहाँ पे Al3+, SO4(2-), ये आपका अलग अलग आयंस पे डिसोसिएट हो जाएगा, है ना। तो ये सब आपके डबल सॉल्ट हो गए। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, लेकिन अगर बाकी और एग्जांपल्स की बात करें जो हम लोग अभी लेंगे, तो उसमें ये पता चलेगा कि जब हम उस पर्टिकुलर कंपाउंड को, या बोल सकते हो उस कॉम्प्लेक्स को, जब हम लोग, कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोलोगे क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना कि वो डिसोसिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप पानी में जब डिज़ोल्व करोगे उसको, तो अगर वो अपना आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा है, मतलब कि वो कॉम्प्लेक्स, अगर वो अलग अलग आयंस में बिखर गया, टूट गया, तो वो बोल देंगे कि वो डबल सॉल्ट है। ठीक है, तो ये हो गया दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो और कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्नर्स थियरी के बारे में। ठीक है, तो क्या था ओवरऑल वर्नर्स थ्योरी, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पे। वर्नर्स थियरी, तो ये वर्नर्स थियरी क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कौन है, तो हमारे वर्नर साहब ही हैं, वर्नर्स उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने अपना कोऑर्डिनेशन थियरी 1893 में ही दिया था। थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना, इनकी महानता एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ सकते हो थोड़ा सा इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। वर्नर्स ने अपना थियरी 1893 में ही कोऑर्डिनेशन थियरी को दिया था, है ना, और ये इनका पहला ऐसा अटेम्प्ट था जिसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग किस तरीके से होता है ना। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। एंड 1893 में तब तक तो इलेक्ट्रॉन का भी खोज नहीं हुआ था। जे थॉम्सन ने तो इलेक्ट्रॉन का खोज 1896 में किया था। तो सोच सकते हो कि वर्नर्स ने जो थियरी दिए थे 1893 में, तारीफ़े काबिल है भाई। 1896 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो रही है जे थॉम्सन के द्वारा, और ये बंदा वर्नर्स जो हैं वो 1893 में ही कोऑर्डिनेशन थ्योरी को दे दे रहे हैं, है ना। तो नोबेल प्राइज़ तो बनता है ना, तो इनको अल्फ्रेड वर्नर को नोबेल प्राइज़ भी केमिस्ट्री में 1913 में इनको दिया गया था। हालांकि फिर काफ़ी, जैसे 1893 में तो अपना इन्होंने थ्योरी प्रपोज कर दिया, एंड देन बहुत सारा रिसर्च चलते रहा, काम उस पर बहुत सारी रिसर्चेज होती चली गई, एंड देन जा करके फिर 1913 में आफ्टर 20 साल के बाद इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ भी मिला। ठीक है, तो अल्फ्रेड वर्नर जो है नोबेल प्राइज़ विनर भी है, केमिस्ट्री में इनको मिला था, और ये इसी पर्टिकुलर थियरी के लिए। ठीक है, वैसा कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोल सकते हैं, बेसिकली हम लोग बात ही कर लेते हैं ना कि वर्नर्स की थियरी क्या थी। तो वर्नर was able to explain the nature of bonding in complexes। उन्होंने ये बताया कि कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से होती है। इससे पहले किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया था इस बात को, और वर्नर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया, और उन्होंने अपना एक थियरी भी दिया। तो यू कैन से दैट वार्नर वाज द फर्स्ट हु एबल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। और उन्होंने क्या बोला, आफ्टर ऑल उन्होंने दो बातें कही।
है ना। उन्होंने ये बोला कि जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स होता है, ऑब्वियस सी बात है उसमें मेटल होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें मेटल होगा। मैं कभी एग्जांपल भी दे करके बताऊंगा अभी। तो उसमें दो तरीके की वैलेंसी होती है, ध्यान से समझना। ही कंक्लूडेड, आई विल राइट ऑल्सो, ही कंक्लूडेड दैट इन कॉम्प्लेक्सेस the metal shows two different sorts of valency, उन्होंने ये बताया कि जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें जो मेटल होते हैं, उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में जो मेटल होते हैं वो दो तरीके की वैलेंसी शो करते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी वैलेंसी, एक को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी वैलेंसी, तो दूसरे को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। अब बात करेंगे कि ये प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है और ये सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपको, क्योंकि वर्नर थियरी से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं कि क्या है वर्नर थियरी, एक्सप्लेन करो अच्छे से उसको, है ना। तो ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। प्राइमरी वैलेंसी, तो जो प्राइमरी वैलेंसी होता है ना, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। अभी हम लोग एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये नॉन डायरेक्शनल क्यों होता है ना। ऐसा रटना नहीं है हम लोगों का कि हाँ रट लेते हैं चलो कि प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल। नो, आई विल टेल यू द रीजन व्हाई वी आर कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसीज एज अ नॉन डायरेक्शनल। Okay, we will see. First of all, we will note down some points of primary valencies and then we will take example so that your all point will be clear. The second point is, अगर हम लोग थोड़ा और अच्छे से इसको, ये तो एक्चुअली में इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया ना कि हाँ ये नॉन डायरेक्शनल है, लेकिन होता क्या है ये, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। आखिर है कौन, किसको बोल रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी हम लोग, है ना। तो इसको समझना है। तो आमतौर पे जो आपका प्राइमरी वैलेंसी होता है कॉम्प्लेक्स में, वो पॉजिटिव आयन में एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग एक और पॉइंट लिखेंगे, द कॉम्प्लेक्स कॉमनली एग्जिस्ट्स इन और एग्जिस्ट एज अ पॉजिटिव आयन। इसका भी मैं रीजन बताऊंगा, ऐसा नहीं कि रटना है आपको। I will tell you कि how this complex exist as a positive ion, जिसको हम लोग प्राइमरी वैलेंसी बोल रहे हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी कुछ नहीं है, प्राइमरी वैलेंसी इज बेसिकली द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स पे या कॉम्प्लेक्स आयन में कितना नंबर ऑफ चार्ज है, वही तो है उसका प्राइमरी वैलेंसी, वही है उसका प्राइमरी वैलेंसी। अब हम लोग एक एग्जांपल लेकर समझते हैं इस चीज़ों को। जैसे कि एक मैं कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, CONH3 होल 6 एंड देन Cl3। मैंने कॉम्प्लेक्स लिखा। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, कॉम्प्लेक्स जो है जब भी हम लोग लिखते हैं तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। तो मतलब ये वाला पार्ट ही आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना भी है वो सब कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि ये वाला ही आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये Cl3 तो आपका बोल सकते हो ये है, क्या बोलते हैं उसको, Cl3 आपका नॉर्मल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, है ना। तो CONH3 होल 6 Cl3, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना। ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, अभी आपको ऑक्टाहेड्रल ये सब नहीं पता होगा, मे बी, अगर हो सकता है पता होगा तो अच्छी बात है, बट यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब हम इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे इस पूरे का, है ना, CONH3 होल 6 Cl3, तो कोबाल्ट आपका मेटल हो गया,
एंड देन आपके पास NH3 एज अ लिगेंड का काम करेगा, ठीक है। इस NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 6 NH3 है, तो एक NH3 ऐसे, एक NH3 ऐसे, एक NH3 ऐसे, एक NH3 ऐसे, है ना, फिर यहाँ पे एंड देन यहाँ पे। मतलब ये ऑक्टाहेड्रल शेप हो गया होगा, इसका जो ज्योमेट्री हो गया ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। शेप या ज्योमेट्री दोनों सेम ही होता है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाले केस में। सवाल उठता है ये 3Cl3 का क्या होगा। तो ये इसका तो पोजीशन फिक्स है कि ऐसे ही रहेगा एनी हाउ, मतलब कि आपको 2 NH3 को ऐसे लगाना है और 4 को ऐसे एक प्लेन में रखना है, इसका तो आपका पोजीशन फिक्स है। बट इस Cl3 का फिक्स नहीं है भाई, तो इसको हम लोग रैंडमली जैसे मन है उसको डॉटेड स्ट्रक्चर से ऐसे दिखा देते हैं, जैसे Cl, यहाँ पे भी हो गया Cl, है ना, यहाँ पे मन है तो यहाँ पे दिखा दो Cl, मतलब 3 ही दिखाना, ये नहीं कि अब जितना मन है उतना, जितना लिखा हुआ है उतना, ठीक है। तो ये क्या है, कहीं भी दिखा दे रहे हो, कोई डायरेक्शन है इसका, फिक्स डायरेक्शन कि Cl को कहाँ दिखाना है, कहाँ। NH3 का तो फिक्स है, NH3 का तो फिक्स डायरेक्शन है ना, लेकिन इस तीनों Cl का तो फिक्स डायरेक्शन है ही नहीं। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है ना। और अब हम लोग सेकेंड पॉइंट को समझते हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब खास करके प्राइमरी वैलेंसी की जब मैं बात करूं तो वो पॉजिटिव आयन में ही क्यों एग्जिस्ट करता है। तो देखो दोस्तों, प्राइमरी वैलेंसी को कैसे निकाला जाता है पहले एक बार उसको देख लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि वो पॉजिटिव आयन में एग्जिस्ट करता है कि नेगेटिव आयन में एग्जिस्ट करता है कि न्यूट्रल होता है कि क्या होता है। आमतौर पे मैंने क्या लिखा है, कॉमनली। अब ये मत कहना कि कभी जीरो आ गया तो सर आप तो बोले थे कि पॉजिटिव आयन में ही एग्जिस्ट करता है, मैंने कॉमनली वर्ड का यूज किया है यहाँ पे, आमतौर पे ऐसे होता है, ठीक है। तो अब देखो कैसे निकालते हैं। तो कोबाल्ट जो है आपका, जो सेंट्रल मेटल एटम है ये कोबाल्ट, इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं x। आई होप कि आपको ये सब निकालने आता हो, बट एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पे, इनको नहीं आता है वो सीख ले। CO को मान लेता हूँ मैं x, कलर चेंज कर लेता हूँ, यस। तो x मैंने मान लिया, है ना। और NH3 जो होता है आपका वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। हालांकि मैं बताऊंगा आपको अगले कुछ लेक्चर्स में, वीडियो में, कि कौन से लिगेंड न्यूट्रल होते हैं, कौन से लिगेंड कटायनिक होते हैं, कौन से लिगेंड अनायनिक होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कौन से होते हैं, नेगेटिव चार्ज कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा, डोंट वरी। बट यहाँ पे अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। NH3 जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि वो आपका NH3 जो है वो आपका क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो न्यूट्रल लिगेंड है तो कोई चार्ज नहीं है, तो X, ठीक है। देन ऑब्वियस एक और बात आपको समझना है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स के बाहर टोटल कितने Cl है, 3 है। तो एक Cl एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, Cl माइनस होता है ना बेसिकली, है ना। तो एक Cl मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो 3 Cl मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ 3 नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल तो ये हमको बैलेंस करना है ना। तो अगर 3 नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, इस पूरे पे 3 पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे अगर मैं बात करूँ तो X प्लस यहाँ पे टोटल लिगेंड कितने थे, 6 थे, और 6 के 6 NH3 थे, और इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, 0, तो 0 लिख दिया, विच इज इक्वल टू इसके ऊपर कितना टोटल चार्ज है, 3। और ये 3 पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक Cl जो है वो सिर्फ एक Cl माइनस लिखते हैं ना, तो एक Cl मतलब 1 नेगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा, तो 3 Cl मतलब कि 3 नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल बैलेंस करना है, तो यहाँ अगर 3 नेगेटिव आ गया तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसे यहाँ पे निकालते हैं, तो x प्लस 6 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। 3 क्या आया, पॉजिटिव 3 ना। तो इसी की मैं बात कर रहा था। तो इस पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल एटम का जो वैलेंसी जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल करके आया, वो वैलेंसी निकल कर आया, क्या निकल के आया, +3, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं, और इसी को प्राइमरी बैलेंस भी बोलते हैं, प्राइमरी बैलेंस इसी को बोलते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स दे दे और आपको बोले कि प्राइमरी बैलेंस निकालो, मतलब कुछ नहीं करना है, आपको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या हो गया, यही इसलिए मैंने लिखा है इस स्टेटमेंट को कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं आमतौर पे वो पॉजिटिव आयन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, प्राइमरी बैलेंस ही है। अब अगर कोई बोल दे कि इसका निकालिए, फॉर एग्जांपल NiCO4, है ना, NiCO4,
तो कोबाल्ट तो न्यूट्रल लिगेंड है, बस NiCO4 ही दिया मैंने। इसको ऐसे हम लोग बोलते क्या है, टेट्रा। CO क्या है आपका, कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल और निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल। अब कोई बोले कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है निकल का, तो CO तो न्यूट्रल लिगेंड है, कार्बोनिल तो कोई चार्ज भी नहीं है, तो Na का क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, है ना। तो आपको सर आप तो बोलते हो कि पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू तो आया नहीं, ये तो न्यूट्रल हो गया। तो बिल्कुल मैंने क्या बोला कि आम तौर पे मैक्सिमम तौर पे आपको प्राइमरी वैलेंसी जब आप निकालोगे तो आपको पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, नेगेटिव आने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो 0 भी आपका आ सकता है, ठीक है। अगर थर्ड पॉइंट की मैं बात करूँ तो प्राइमरी वैलेंसी जो होते हैं वो कुछ नहीं, नंबर ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, जैसे कि मैंने बताया। अगर यहाँ पे देखो तो क्या है आपका, एक तरीके से चार्ज ही तो देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है इस कॉम्प्लेक्स आयन पे, वही तो आपका है प्राइमरी वैलेंसी, दैट्स इट। तो ये हुआ सारा प्राइमरी वैलेंसी का, सारी बातें मैंने कर ली प्राइमरी वैलेंसी की। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी, तो ये सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होता है, तो इसी तरीके से फटाफट हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं। नंबर 1, ये डायरेक्शनल होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको समझ ही लेते हैं, समझते हुए चलते हैं एक पॉइंट को फिलहाल। इसलिए मैं बोल रहा हूँ समझते हुए चलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी एक एग्जाम्पल ले चुके हैं, ठीक है। तो सेम एग्जाम्पल को हम लोग लेंगे। ये डायरेक्शनल क्यों है, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसीज में, सेकेंडरी वैलेंसी होता क्या, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी और कुछ नहीं, जितने भी जो लिगेंड्स होते हैं जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेटेड हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। पहले मैं लिख ही देता हूँ तो दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सेकेंडरी वैलेंसी इज नथिंग, इट इज बेसिकली द नंबर ऑफ लिगेंड, द नंबर ऑफ लिगेंड atoms, the number of ligand atoms coordinated to the metal, coordinated to the metal। मतलब जितना नंबर ऑफ लिगेंड जो है अगर सेंट्रल मेटल से कोऑर्डिनेटेड है वही क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वैलेंसीज कहलाएगा। अब जैसे सेम एग्जांपल को मैं लूँ यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो, CONH3 होल 6 Cl3। तो यहाँ पे जब हमने ड्रॉ किया है ना, तो आपको यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये टोटल लिगेंड की संख्या कितनी है, 6। मतलब कि जो सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट जो है वो 6 NH3 के साथ बॉन्ड बना रहा है ना। देयर आर 6 bonds ऑफ CONH3। टोटल बॉन्ड की संख्या कितनी है, 6। और ये 6 का पोजीशन फिक्स है ना, मैंने क्या बोला, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, मतलब कि इनका पोजीशन फिक्स है ना, इनका पोजीशन तो फिक्स है। क्या हम Cl3 की चर्चा कर रहे हैं, क्या अभी Cl3 की चर्चा हम लोगों ने प्राइमरी वैलेंसी में की है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी की। तो सेकेंडरी वैलेंसी में हमें क्या देखना है कि इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिगेंड है वो कितना लिगेंड अटैच्ड है कोबाल्ट के साथ, तो टोटल 6 अटैच्ड है। और इनका पोजीशन देखो फिक्स है ना, मैंने क्या बोला था कि NH3 का पोजीशन फिक्स है क्योंकि ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, इसीलिए ये डायरेक्शनल है। बात समझ में आया। तो ये डायरेक्शनल क्यों है वो आई होप समझ में आ गया होगा, और ये भी पता चल गया होगा कि सेकेंडरी वैलेंसी कह किसको रहे हैं। तो जितने लिगेंड जो हैं, जितने लिगेंड मेटल से जो कोऑर्डिनेटेड होंगे वही क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी वैलेंसी कहलाएंगे, ठीक है। और इसको आज के डेट में हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से भी जानते हैं। दिस इज कॉल्ड एज, अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा ये बताओ कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, CN, बेसिकली मैं CN साइनाइड मत समझ लेना, कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि जितना भी लिगेंड अगर मेटल से कोऑर्डिनेटेड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना, तो क्या बोलेंगे उसको, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। NH3 क्या कर रहा है, NH3 जैसे कि मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो NH3 के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर, अपने इलेक्ट्रॉन को, अपने लोन पेयर को बेसिकली वो कोबाल्ट के साथ शेयर कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो टोटल कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, जो हम लोगों ने ऊपर एग्जाम्पल लिया था।
ठीक है। तो ये बातें हो गई सेकेंडरी बैलेंसेस की। आई होप आपको सेकेंडरी बैलेंसेस, प्राइमरी बैलेंसेस क्या होता है ये आपको अब निकालने आ गया होगा। ठीक है, तो ये सब बातें कर ली हम लोग। तो इसीलिए बोला भी जाता है, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना, कभी स्टेटमेंट के तौर पे अगर ऐसा देखने के लिए मिले तो आप बोलोगे ट्रू और फॉल्स। मैं अगर पूछ लिया ऐसे फॉर एग्जांपल, सेकेंडरी बैलेंसेस आर डायरेक्शनल एंड इट हैज़ ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स आयन दैट हैज़ अ पर्टिकुलर शेप। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग देखे भी अभी जो CONS3 6 टाइम्स था उसका एक पर्टिकुलर शेप भी तो है। क्या है ये शेप? इसको तो हम लोग ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। तो यही बात आपको बतानी थी कि अगर 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 आपका कोई भी सेकेंडरी वैलेंसी जो है यहाँ पे तो डायरेक्शनल है और उसका एक कोई पर्टिकुलर शेप भी होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। अगर इसको मैं नाम लिखूँ तो क्या लिखूँगा? CONS3 6 टाइम्स, है ना। और जैसे कि ऊपर हमने Cl3 लिखा था, तो Cl3 नहीं लिख करके मैं यहाँ पे 3+ भी लिख सकता हूँ एक तरीके से, है ना। यहाँ पे ऐसे करके और यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकता हूँ, है ना। तो ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल। इसको कौन सा शेप बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये हैं बातें और यही खास थी वर्नर थ्योरी में। और तो कुछ खास तो है नहीं वर्नर थ्योरी में फ़िलहाल। चलिए ठीक है, तो हम लोग वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे और फिर अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे IUPAC के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।